नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक व्यूअर्स का मुझे कमेंट आया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन्होंने लिखा है कि 4 मेगावाट्स सोलर पावर प्लांट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। इनको जो है 4 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या क्या उसमें जैसे कि मान लीजिए कि 4 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए कितना लैंड का रिक्वायरमेंट होगा, कौन कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, उसके बाद कितना जो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट आने वाला है, मटेरियल का कॉस्ट क्या होने वाला है, बैंक से लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये तमाम सारी पॉइंट्स है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और एक व्यूअर्स का और मुझे कॉमेंट आया है। इन्होंने लिखा है 5 मेगावाट प्लांट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। इनको जो है 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं 4 मेगावाट्स के सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो है इसका पूरा डिटेल्स मैं बना करके रखा हूँ डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, और यहाँ पर जो है हम हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आज का हमारा हेडिंग है वो है 4 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट इन मई 2024। मतलब इस मंथ का अभी क्या मार्केट रेट है चल रहा है, इसके हिसाब से मैंने पूरा डाटा तैयार किया है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वो है हमारा प्लांट कैपेसिटी, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लांट कैपेसिटी है जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो है यहाँ पर 4 मेगावाट्स का। ओके, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, बहुत सारे लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें 4 मेगावाट्स का प्लांट लगाने के लिए कितना लैंड का रिक्वायरमेंट होने वाला है, कितना एरिया सोलर पावर प्लांट कवर करेगा। ओके, तो उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर जो लैंड का रिक्वायरमेंट होने वाला है 4 मेगावाट्स के प्लांट के लिए वो है 12 एकड़ से लेकर के 16 एकर्स। क्योंकि देखिए, दो मैं इसलिए बताया हूं क्योंकि यदि आप 345 वाट्स का सोलर पैनल कंसीडर करते हैं तो वहां पर जो है 16 एकर्स का लैंड का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन यदि आप अगर आप मान लीजिए कि अगर 600 वाट्स का 700 वाट्स का अगर सोलर पैनल ले रहे हैं तो वहां पर जो है हमें मान लीजिए कि वहां पर बहुत ही कम जो है सोलर पैनल रिक्वायरमेंट होगा। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि 500 पीस लगेगा तो वहां पर जो है 400 ही पीस लगेगा, 350 पीस ही लगेगा। ओके, तो जैसा ही सोलर पैनल की संख्या घटेगा तो एरिया भी घट जाएगा, सोलर पैनल की संख्या बढ़ेगा तो एरिया बढ़ जाएगा। ओके, तो इसके हिसाब से ऐसा मान करके चलिए कि यदि आप 345 वाट्स का सोलर पैनल कंसीडर करते हैं तो 16 एकर्स का लैंड का रिक्वायरमेंट होगा। वहीं पर यदि आप 550 वाट्स का, 600 वाट्स का या फिर 700 वाट्स का सोलर पैनल कंसीडर करते हैं तो उसके हिसाब से वहां पर आपको 12 एकर्स का ही लैंड का रिक्वायरमेंट होने वाला है। ओके, तो यहां पर तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना लैंड का रिक्वायरमेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे कमेंट आया था, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। ओके, तो इसके ऊपर जो है लैंड रिक्वायरमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड करके रखा हूं, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। ओके, अब यहां पर बात करते हैं कि हमें सोलर पावर प्लांट जब हम इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के लिए हमें जो है वहां पर मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। तो उस मटेरियल का कॉस्ट क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए जो ये तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये डे के हिसाब से, मंथ के हिसाब से जो है मतलब रेट जो है बढ़ते घटते रहता है, ज़्यादा मतलब बढ़ता नहीं है लेकिन घटता ही रहता है। ओके, तो अभी मई का मंथ चल रहा है, मई 2024 है, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर डाटा तैयार किया है। तो यहाँ पर जो है टोटल सोलर मटेरियल जो आप परचेस करने के लिए जाइएगा तो टोटल सोलर मटेरियल का जो कॉस्ट होने वाला है वो हो जाएगा 13.5 करोड़, मतलब 13.5 करोड़ रुपया। ओके, इतना में जो है सोलर पावर प्लांट के लिए A to Z मटेरियल आपके साइट तक पहुंच जाएगा। ओके, जैसा कि देखिए जितना भी A to Z चीज यहाँ पर बाउंड्री वॉल से लेकर के, स्विच यार्ड से लेकर के, आपके ऑफिस कंटेनर से लेकर के, फेंसिंग से लेकर के, सोलर पैनल से लेकर के, ACD बॉक्स से लेकर के, HT पैनल से लेकर के, वायर से लेकर के, ट्रांसफार्मर से लेकर के, इन्वर्टर से लेकर के, SCV से लेकर के, मतलब A to Z चीज जितना भी सोलर कंपोनेंट आप लगाने वाले हैं, जितना भी मटेरियल वहाँ पर यूज होने वाला है, वो सारा मटेरियल जो है 13.5 करोड़ में आपके साइट तक, आपके साइट लोकेशन तक पहुंच जाएगा। ओके, अब यहां पर बात कर लेते हैं कि ये 4 मेगावाट के प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो मैंने आपको बताया, ये तो हमारा मटेरियल का कॉस्ट हो गया। अब यहां पर जो है
इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होने वाला है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट में कितना पैसा हमें खर्च होने वाला है। ओके, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 50 लाख रुपीज जो है आपको खर्च होने वाला है। इसमें क्या क्या काम होगा, पूरा पाइल कास्टिंग का काम होगा, सोलर स्ट्रक्चर का काम होगा, मॉड्यूल माउंटिंग का काम होगा, एसी वर्क का पूरा काम होगा, डीसी वर्क का पूरा काम होगा, फेंसिंग का पूरा काम होगा, स्विच यार्ड का पूरा काम होगा। ओके, मतलब जितना भी काम है आपके सोलर पावर प्लांट में A to Z काम जो है वो 50 लाख रुपीज में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब यहां पर देखेंगे तो टोटल जो है पूरा पैसा कितना खर्च हुआ सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। तो यहां पर जो इस दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा 13.5 करोड़ प्लस 50 लाख से, तो लगभग जो है ये 40 करोड़ रुपया निकल करके आएगा जो 4 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट में खर्च करना पड़ेगा। यानी इसका अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट अगर आप देखेंगे, टोटल कॉस्ट देखेंगे 4 मेगावाट्स का, तो 14 करोड़ रुपीज निकल करके आएगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये 4 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से कितना करंट का जनरेशन होगा। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ पैसा अर्न करने के लिए प्लांट लगा रहे हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमें ये चीज को जानकारी होना चाहिए कि 4 मेगावाट के प्लांट से कितना करंट का जनरेशन होगा। ऑन एन एवरेज देखिएगा कि सबसे अगर नॉर्मल सोलर पैनल ले रहे हैं तो दिन भर में जो है 1 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट से लगभग 4 यूनिट से लेकर के 5 यूनिट तक का करंट का जनरेशन होगा। क्योंकि देखिए जब तक सोलर पैनल नया है 4 साल 5 साल तक, तो लगभग जो है आपको 5 यूनिट का जनरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि स्टार्टिंग से 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में आपको 5 यूनिट का जनरेशन होगा, लेकिन छठे साल से लेकर के 10वें साल तक 10 साल तक उसके 5 साल का जो पीरियड हुआ उसमें थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। फिर 10 साल से लेकर के 15 साल के बीच में थोड़ा जनरेशन और डिक्रीज हो जाएगा। फिर 15 साल से लेकर के 20 साल के बीच में और जनरेशन डिक्रीज होगा। उसके बाद 20 साल से लेकर के 25 साल तक और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो उसके हिसाब से अगर देखेगा सबका ऑन एवरेज देखिएगा, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अगर आप देखिएगा तो लगभग जो है 4 यूनिट निकल करके आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है 4 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से लगभग दिन भर में जो है 16,000 यूनिट से लेकर के 20,000 यूनिट्स का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा पर डे का। ओके, तो ये तो यहाँ पर अगर आप देखिए बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मतलब जैसे इफिशियंसी कम होगा जनरेशन कम होगा। देखिए क्या होता है, जब किसी भी चीज़ का अगर लाइफ मतलब मान लीजिए कि पुराना होता है, ओल्ड होता है, तो उसका जो है लाइफ कमता है और लाइफ घटने की वजह से जो है उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। एफिशिएंसी कम होगा तो उसका जनरेशन भी कम हो जाएगा। ओके, तो ये स्टार्टिंग में तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 4 साल 5 साल तक जो है लगभग आपको 20,000 यूनिट्स पर डे का जनरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जब उसका ड्यूरेशन आगे बढ़ेगा तो लगभग जो है 16,000 यूनिट्स तक निकल करके आ जाएगा, या थोड़ा और भी कम इससे हो सकता है 10 साल 15 साल के बाद। ओके, क्योंकि ये तो मैं 10 साल तक मैं मान करके चलता हूँ, लेकिन उसके आगे देखिएगा तो थोड़ा और डिक्रीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि ऐसा मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि मतलब टोटल 25 ईयर्स तक जो है ये पर डे 20,000 यूनिट बनाएगा ही, ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक लाइफ होता है, एक पीरियड होता है, उसी के हिसाब से वो परफॉर्म करती है। ओके, तो यहाँ पर भी सोलर पैनल जो है आपको जो है नया में 16,000 से लेकर के 20,000 यूनिट्स पर डे का जनरेशन आपको मिलने वाला है 4 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से। ओके, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि सोलर पावर प्लांट में कौन कौन सा कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं, और थोड़ा जो है उसके ब्रांड्स के बारे में भी समझ लेंगे। अगर जो व्यूअर्स खरीदना चाहते हैं या फिर लगाना चाहते हैं तो वो लोग जो है आसानी से सर्च करके परचेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं नॉर्मल सोलर पैनल में कंसिडर किया हूँ 530 वाट का बाइफेशियल सोलर पैनल मैं यहाँ पर कंसीडर करके चल रहा हूँ, जो अडानी में भी अवेलेबल है, टाटा में अवेलेबल है और ल्यूमिनस में अवेलेबल है। ये तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। ओके, एससीबी यहाँ पर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स जो है एक मीडिएटर का काम करता है। जब भी आपका प्लांट जो बड़ा प्लांट है उसमें जो है एससीबी लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली आप इन्वर्टर नहीं लगा सकते हैं। इन्वर्टर लगाने से क्या होगा कि वहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट का चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, इसलिए अगर आपका छोटा प्लांट है डायरेक्टली इन्वर्टर लगा दीजिए। लेकिन जैसे ही आप बड़ा प्लांट लगा रहे हैं 1 मेगावाट का, 2 मेगावाट का, या फिर 4 मेगावाट का, या फिर 5 मेगावाट्स का, तो वहाँ पर जो आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप एससीबी लगाइए, स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स, उसके बाद जो है वहाँ से वायर ले जा करके इन्वर्टर से कनेक्ट कीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो आप एससीबी अगर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जीएसएस टेक्नोलॉजी का मैं यहाँ पर डाल करके रखा हूँ
क्योंकि देखिए मार्केट में है बहुत वैरायटी का, डिफरेंट ब्रांड्स का इंडिया में अवेलेबल है। आपको जो मर्जी है अपने बजट के हिसाब से, अपने रेट के हिसाब से, उसके क्वालिटी के हिसाब से, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। ओके, इन्वर्टर है तो इन्वर्टर यहाँ पर देखिए, इन्वर्टर जो है आप कोई भी ब्रांड्स का ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ABB फीमर का मैं कंसीडर करके चलता हूँ। ओके, इसमें से ऐसा नहीं है कि मैं जो डाला हूँ वही लेना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अपना बजट देख लीजिए, आपका बजट कैसा है, मार्केट में इसका रेट क्या चल रहा है, इसका एफिशिएंसी क्या है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका जो वारंटी कितना ईयर्स का मिल रहा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। जब ये मटेरियल आप परचेस करने के लिए जाइएगा तो ये सब चीज़ पहले ही आप लोग को कन्फर्म कर लेना है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर जो है सेब्रोकॉन का ले सकते हैं, और भी ब्रांड्स अवेलेबल है इंडिया में। आपकी इच्छा, जैसा आपका बजट होगा उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। ओके, फिर भी मैं यहाँ पर एक आपको समझ के लिए बताना चाहता हूँ कि सेवरॉन का भी आप ले सकते हैं। ओके, मार्केट में, क्योंकि देखिए इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको जो है सर्विस इमीडिएटली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ स्टेशन से या फिर आउट ऑफ इंडिया से परचेस करते हैं तो वो लोग भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको टाइम टू टाइम सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वायर्स के बारे में। जनरली देखिए सोलर पावर प्लांट में 3 टाइप्स का वायर यूज होता है। पहला हो गया हमारा DC वायर, दूसरा देखिएगा तो AC वायर, और तीसरा देखिएगा तो अर्थिंग वायर जो ग्रीन कलर का होता है। ये 3 टाइप का वायर यूज होता है। अगर वायर में जो है देखिएगा तो DC वायर में 4 स्क्वायर mm में, 6 स्क्वायर mm में अवेलेबल है मार्केट में। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप 4 स्क्वायर mm का भी ले सकते हैं और 6 स्क्वायर mm का भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर AC वायर के बारे में सोचेंगे तो AC वायर जो आपको 3 कोर लेना पड़ेगा, 3 कोर का, जिसमें RYB रेड, येलो, ब्लू तीनों होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे तो पॉलीकैब जो है सबसे अच्छा है। पॉलीकैब ले सकते हैं क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है और चीप एंड बेस्ट प्राइस में ये सप्लाई करती है। ओके, डायरेक्टली अगर आप मैन्युफैक्चर से परचेस करते हैं तो वहाँ पर जो आपको बहुत ही कम रेट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या फिर उसके बाद देखिएगा जो हमारा ग्रीन वायर है अर्थिंग के लिए, वो भी आप पॉलीकैब का ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर उसके बाद बात करेंगे सोलर एक्सेसरीज का। तो सोलर एक्सेसरीज के लिए हमने यहाँ पर कोई ब्रांड्स कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि सोलर एक्सेसरीज में जो भी आपका डिजाइनर होगा, जो प्लांट का डिजाइन करेगा, उसके आधार पर आप ले लीजिए। ओके, उसमें कोई ब्रांड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका जो है क्वालिटी आपको देखना है। क्वालिटी अच्छा रहेगा तो आराम से ले सकते हैं। क्योंकि देखिए जब भी आप 4 मेगावाट का प्लांट लगा रहे हैं तो ये बिना डिजाइन के हिसाब से नहीं लगेगा। सबसे पहले आपका डिजाइनर कोई आएगा, जो भी आप डेवलपर्स को काम दे रहे हैं, प्लांट का आपका एरिया का मेजरमेंट लेगा, मेजरमेंट लेने के बाद डिज़ाइन बनाएगा, डिज़ाइन तैयार करने के बाद जो है क्या क्या वहाँ पर कंपोनेंट्स लगने वाला है वो सब कुछ जो है उसमें डाल करके देगा। ओके, उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सोलर एक्सेसरीज के लिए मैं यहाँ पर कोई भी ब्रांड मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वो अपने डिज़ाइनर के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं सोलर स्ट्रक्चर का। तो सोलर स्ट्रक्चर के लिए भी मैं यहाँ पर कोई ब्रांड कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि सोलर स्ट्रक्चर जो भी आप ले रहे हैं वो गैल्वेनाइज आयरन का होना चाहिए। ओके, और उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। जैसा कि देखिए क्वालिटी में आपको क्या चेक करना है, जब सोलर स्ट्रक्चर का मेटेरियल परचेस कीजिएगा तो उसका जो थिकनेस है वो कितना mm का थिकनेस है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका स्टेबिलिटी क्या है, उसका जो है लाइफ पीरियड क्या है, ये सब चीज़ें जो है उससे आप ले लीजिएगा। ओके, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट तो आप बिल्कुल लीजिएगा ये सब का। विदाउट मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट आप इसको यूज ही मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट ये डिफाइन करता है कि इस मटेरियल का ये क्वालिटी है, इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है, इसके अंदर इतना स्टेबिलिटी है, इतना स्ट्रेंथ है, इतना मजबूती है और इतना साल के लिए ये स्टेबल है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं बैंक लोन के बारे में। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स यही रहता है कि सर हम लोग बैंक में जाते हैं, बैंक हमें लोन नहीं देती है। देखिए बैंक भैया, जो बैंक खोला गया है कोई भी कंपनी का हो, HDFC का हो, ICICI का हो, या फिर स्टेट बैंक का देख लीजिए, या फिर एक्सिस बैंक देख लीजिए, मतलब जितना भी ऑल ओवर इंडिया में बैंक्स है वो सारा बैंक पैसा किससे कमाता है? हम लोगों से कमाता है। बैंक लोन बांटती है और लोन का इंटरेस्ट से वो लोग पैसा कमाती है। तो ऐसा नहीं है कि बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करती है, बैंक लोन प्रोवाइड करती है। लोन के पैसा से ही उसका जो है सब कुछ चलता है। ओके, उसको प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर वो लोन नहीं बांटेगा तो उसको प्रॉफिट होगा ही नहीं, उसका बिजनेस चलेगा ही नहीं। ओके, तो यहां पर तो सबसे पहले ये चीज तो कंफर्म हो गया कि बैंक लोन बांटती है और बैंक लोन देती है। लेकिन आपको किस कंडीशन में बैंक लोन मिलेगा वो यहां पर मैटर करता है। जैसा कि देखिए, अगर आपने डिसाइड किया कि 4 मेगावाट का मुझे प्लांट लगाना है
या फिर ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि हम पीएम कुसुम योजना के तहत हम प्लांट लगाएं, ओके, तो पीएम कुसुम योजना का फंडा क्या है कि आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, पहले आप पीएम कुसुम योजना के ऊपर जाकर वेबसाइट पे जा करके आप वहां पर चेक कर लीजिए अपने स्टेट का कि आपके स्टेट का वहां पर पीएम कुसुम योजना का जो भी वहाँ पर ये टेंडर है वो निकला है कि नहीं निकला है, ओके। अगर वहाँ पर निकला है तो सबसे पहले आप अपना सब स्टेशन में जाइए, सब स्टेशन में जाकर के वहाँ पता कीजिए और पता करने के बाद टेंडर अप्लाई कीजिए। टेंडर अप्लाई करने के बाद आपका लैंड अलॉट होगा। लैंड अलॉट होने के बाद आपका जो है पीपीए एग्रीमेंट किया जाएगा डिस्कॉम के साथ, ओके। उसके बाद जैसे ही पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हो जाएगा डिस्कॉम के साथ, तब जो है आप बैंक लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि जैसे ही पावर परचेस एग्रीमेंट हो जाएगा तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये कंपनी है और इस सब स्टेशन को मैं करंट बेच रहा हूँ, इस गवर्नमेंट को मैं पावर बेच रहा हूँ और इस रेट के हिसाब से मैं बेच रहा हूँ, ओके। तो वहाँ पर सब कुछ मेंशन रहता है जो इस चीज़ को निश्चित करता है कि हाँ ये जो पावर यहाँ से जो करंट जाने वाला है वो सारे करंट को ये कंपनी, ये डिस्कॉम ये खरीद रही है, ओके। और उसको इस रेट के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से बिल क्लेम कर रहे हैं, तो बिल पेमेंट कर रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ तो निश्चित हो गया कि आप जिस डिस्कॉम को, जिस कंपनी को आप पावर बेच रहे हैं, करंट बेच रहे हैं, वो पैसा आपको पर मंथ एनी हाउ वो लोग देंगे, ओके। तो वहाँ पर ये चीज़ सिक्योरिटी आपको मिल गया कि आपको अब करंट बेचने का प्रॉब्लम नहीं है, तो पैसा आने का भी प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ये सिक्योरिटी मिल जाता है कि हमें अब पैसा का प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी हमारा पर मंथ का बिजली बिल मैं क्लेम करूँगा वो पूरा हमें पर मंथ इस तारीख से लेकर के इस तारीख, इस मतलब ऐसा समझिए इस डेट से लेकर के इस डेट में पैसा आने वाला है। तो बैंक जो है इस चीज़ को क्लेरिफाई करता है कि हाँ ये पूरा मतलब जो आप काम कर रहे हैं पूरा लीगल तरीका से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर यह भी चीज़ निश्चित है कि जो आप बिजली जिस डिस्कॉम को बेच रहे हैं, जिस कंपनी को आप दे रहे हैं, वो इस रेट के हिसाब से आपको पैसा दे रही है, ओके। तो वहाँ पर पैसा आने का जो आपका जो निश्चितता था वो वहाँ पर कंफर्म हो गया है, ओके। तब जाकर के बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी, ओके। तो ऐसा पहले आप मत कीजिएगा कि आपने सोचा और डायरेक्टली जो है आप चले गए बैंक में लोन लेने के लिए। तो वो उस कंडीशन में भी देती है। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से हम लगाएं, गवर्नमेंट स्कीम थ्रू ना लगाएं, तो उसके थ्रू भी लगा सकते हैं। आपका खुद का पैसा है तो वहाँ पर जो है 30% 40% पैसा इन्वेस्ट कीजिए और जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो भी वहाँ बैंक से लोन लेकर के 50% 60% जो है आप बैंक से लोन लेकर के प्लांट को लगा सकते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं है कि बैंक लोन नहीं देती है, बैंक लोन देती है, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि बैंक लोन को क्या क्या वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ओके। आप बिल्कुल लीगल तरीका से जाइए, आपको 100% बैंक लोन करेगी। बैंक बैठा ही है बैंक लोन करने के लिए, ओके। तो यहाँ तक तो आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसा कि दूसरा व्यूअर्स ने यहाँ पर कमेंट किया था कि 5 मेगावाट का प्लांट इन्फॉर्मेशन इनको रिक्वायर्ड है, तो 1 मंथ पहले इन्होंने कमेंट किया है और ये भी जो है इन्होंने भी 1 मंथ पहले ही कमेंट किया था। तो इसके ऊपर तो चलिए ठीक है, 4 मेगावाट का कंप्लीट हो गया। फिर कल के वीडियो में 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए कितना पैसा खर्च होगा, कितना करंट का जनरेशन होगा, ओके, और वहाँ पर कितना लैंड का रिक्वायरमेंट होने वाला है। तमाम सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।